नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 31 अगस्त 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन सा है डिस्कस करते हैं। देखिए 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, 6 के 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो देखिए, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें CWMA का जो डायरेक्टिव है उसे हम डिटेल में देखेंगे। वैसे कल भी डिस्कस किया था, आज भी देखेंगे। फिर चाइना की तरफ से एक स्टैंडर्ड मैप का रिलीज हुआ है दोस्तों, जिसमें इंडियन टेरिटरीज को भी उन्होंने क्लेम किया है, उसके बारे में देखेंगे। फिर रेड सैंड बो का इलीगल ट्रेड इंडिया में हो रहा है करके WCS इंडिया का रिपोर्ट आया है, इसे डिस्कस करेंगे। फिर ग्लोबल फंड ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एक डील साइन किया है HIV ट्रीटमेंट प्राइस को रिड्यूस करने के लिए। ग्लोबल फंड क्या है, ये क्या करता है, ये न्यूज़ में क्या लिखा है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। फिर वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ग्याबोन में मिलिट्री कू हुआ है दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे। फिर आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना ही न्यूज़ है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। वैसे हमारा मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों, हमने सारे GS पेपर वाइज होलिस्टिकली उस कोर्स में कवर किया है। एक एक टॉपिक का रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश किया है। सो डू जॉइन द कोर्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, कर्नाटका स्टार्ट्स रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव्स। GS पेपर 2 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए कल के डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब क्या है, ये कैसे बना है, ये सब के बारे में। तो उसी का एक फॉलोअप है दोस्तों ये न्यूज़ जो है। जैसे CWMA ने डायरेक्टिव्स दिया था, उस हिसाब से कर्नाटका पानी रिलीज किया है तमिलनाडु के लिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वर्स का नाम है, डैम्स का नाम है इधर, ये आप नोट कीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है, इन कॉम्प्लेंट्स विद द directives of the Kaveri Water Management Authority, Karnataka has begun releasing water from its reservoirs to Tamil Nadu, and the outflow from the Krishna Raja Sagar reservoir across the river Kaveri in Mandya district has been stepped up। तो देखिए कृष्णा राजा सागर KRS रिजर्वर ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो इस रिजर्वर से पानी रिलीज करना शुरू किया है। तो कितना किया है दोस्तों, देखिए The overflow into the river is at the rate of 4398 cusecs against an inflow of 2300 cusecs as on Wednesday। देखिए इस स्टेटमेंट से आपको एक पॉइंट समझ में आएगा, मतलब 4398 क्यूसेक्स जो है रिलीज किया है, पर इनफ्लो कितना आया है 2300 क्यूसेक्स। इसलिए कर्नाटका हेसिटेट कर रहा था पानी रिलीज करने से, क्योंकि देखिए रिजर्वर में जो इनफ्लो आ रहा है वो कम है और आउटफ्लो इसके करीब डबल है। तो भी सी बात है, कर्नाटका के लिए फिर पानी नहीं बचेगा। तो प्रॉब्लम वही है दोस्तों, रेनफॉल स्कैंडी होने की वजह से इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नाउ द रेट ऑफ आउटफ्लो वाज 2292 cusecs at 8 PM on Tuesday, but the outflow from the dam was stepped up from around 11 PM। The outflow from the Kabini reservoir in Mysuru district was at the rate of 2000 cusecs as on 8 AM on Wednesday, and the cumulative outflow from both the reservoirs will be around 6398 cusecs। तो देखिए एक तो कबिनी रिजर्वर है, कबिनी बेसिकली कावेरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जो केरला से ओरिजिनेट होकर कावेरी नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कबिनी एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का। तो कबिनी रिजर्वर है, उधर से भी 2000 क्यूसेक्स पानी रिलीज किया है। तो टोटली या फिर क्यूमुलेटिवली जो आउटफ्लो है वो 6398 क्यूसेक्स है। मैंने आपको कल बताया था कि तमिलनाडु का डिमांड था कि 24,000 क्यूसेक्स पानी चाहिए, और कर्नाटका ने बोला उतना हम नहीं दे सकते, हम कितना देंगे आपको, केवल 3000 क्यूसेक्स देंगे। पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला कि आपको 5000 क्यूसेक्स देना होगा अगले 15 दिन के लिए, मतलब हर दिन आपको इतना पानी रिलीज करना पड़ेगा तमिलनाडु के लिए। पर अभी जो रिलीज हुआ है दोस्तों वो उससे भी ज्यादा है, 6398 क्यूसेक्स है। ठीक है, नाउ कर्नाटका का आर्ग्यूमेंट क्या है। दो द स्टेट हैड स्ट्रांगली आर्ग्यूड अगेंस्ट इट्स इनएबिलिटी टू रिलीज वाटर, द CWMA upheld the recommendations made by Kaveri Water Regulation Committee to release 5000 cusecs। अब ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो बहुत सालों से चल रहा है, ऑलरेडी ये डिसाइडेड है दोस्तों कितना पानी कर्नाटका को रखना चाहिए, कितना तमिलनाडु को देना चाहिए, कितना पुदुचेरी को देना चाहिए और कितना केरला को देना चाहिए। वैसे और एक बार मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, ठहरिए। नाउ कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का काम है दोस्तों ये वाटर शेयरिंग को इंश्योर करना, मतलब इतना पानी तमिलनाडु को मिल रहा है, इतना केरला को, इतना पुदुचेरी को, इतना कर्नाटका को, ये इंश्योर करना है। पर अभी पानी की कमी है, इनफ्लो कम है, तो उतना पानी नहीं दे पाएगा, है कि नहीं। तो तमिलनाडु ने बोला कि देखो भाई हमें तो पानी चाहिए, 24,000 क्यूसेक्स हमें पानी चाहिए, तब जाके हमारा रिक्वायरमेंट पूरा होगा। पर कर्नाटका ने बोला उतना हम दे नहीं पाएंगे।
तो बेसिकली वाटर शेयरिंग वगैरह इंश्योर करना, उसे मॉनिटर करना, ये सब कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का काम है। पर कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के ऊपर बैठा है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो दिल्ली में बैठ के डिसीजंस लेते हैं, उधर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम पहुंचा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास, उन्होंने क्या किया, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी से पूछा भाई कितना पानी दे सकते हैं। तो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने बोला भाई 5000 क्यूसेक्स ही दे पाएंगे। कौन? कर्नाटका, तमिलनाडु को। अब कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है ना, उसे अपहेल्ड किया है CWM में, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। समझ गए? अब ये डिसीजन से ना कर्नाटका खुश है ना तमिलनाडु खुश है। खुश नहीं होने का रीजन आपको पता है दोस्तों, क्योंकि पानी की कमी है, वाटर इनफ्लो कम है। अगर 5000 क्यूसेक्स भी देंगे तो कर्नाटका के लिए पानी कम हो जाएगा, और ये 5000 क्यूसेक्स से भी तमिलनाडु को कोई काम नहीं होने वाला है। तो ये इश्यू का रूट कॉज क्या है कि पानी कम है भाई, पानी नहीं है। पानी नहीं है तो कहां से देंगे, है कि नहीं? तो इसी वजह से बेसिकली कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये जो डिसीजन है 5000 क्यूसेक्स पानी रिलीज करने का, इसे कर्नाटका के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि इतना पानी अगर तमिलनाडु को देंगे तो फिर इनके लिए पानी कम पड़ जाएगा। इरिगेशन पर्पसेस के लिए पानी तो चाहिए ना। तो देखिए वही है, ये केस आखिर में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है, उसके लिए हम वेट करेंगे जो भी है। अब रिजर्वोयर लेवल के बारे में बात हो रही है। KRS में जो रिजर्वोयर है उसका लेवल 101.58 फीट है। वैसे रिजर्वोयर का फुल लेवल, मैक्सिमम लेवल जो है 124.80 फीट है। अब ये जो 101.58 फीट है दोस्तों, ये आने वाले दिनों में कम होने वाला है, क्योंकि इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर। नाउ अब इस डिस्प्यूट के बारे में कल मैंने आपको बताया था, और एक बार बता देता हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए कावेरी रिवर जो है कर्नाटका से ओरिजिनेट होता है। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी हिल्स में तलक कावेरी करके एक जगह है। ठीक है, तलक कावेरी, तला मतलब हेड होता है, ये सब मैंने आपको कल बताया था। तलक कावेरी से ओरिजिनेट होता है कावेरी रिवर जो है, और कावेरी में केरला साइड से 3 ट्रिब्यूटरीज भी आके मिलती है। ठीक है, वो तीनों का नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वो तीनों रिवर जो है ना, इसका और एक सिग्निफिकेंस है, मैं बताऊं आपको। केरला में टोटल 44 रिवर्स है, इसमें 41 रिवर्स जो है वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब अरेबियन सी में जाके मिलती है। बाकी 3 रिवर्स जो है वो ईस्ट फ्लोइंग है। ये तीनों जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना केरला का, वो तीनों कावेरी की ट्रिब्यूटरी से, ध्यान दीजिएगा, वो तीनों ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नाउ as the river originates in Karnataka, the flow through Tamil Nadu with major tributaries coming from Kerala and drains into the Bay of Bengal through Pondicherry या फिर पुदुचेरी। The dispute therefore involves 3 states and 1 union territory। तो बेसिकली ये जो कावेरी नदी का वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है, ये 3 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी के बीच में है। कौन कौन? मेन तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, और केरला और पुदुचेरी है। ठीक है, ये जो डिस्प्यूट है दोस्तों ये 150 साल पुराना है। 1892 एंड 1924 में द देन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था वाटर शेयरिंग को लेके। आपको पता होगा ना, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी था और कर्नाटका का पहला नाम मैसूरू था। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूरू के बीच में 1892 एंड 1924 के बीच में agreements of arbitration हुआ था, and it entailed the principle that upper riparian state must obtain consent of the lower riparian state for any construction activity with reservoir on river Kaveri। देखिए अपर राइपेरियन स्टेट मतलब जहां से पानी ओरिजिनेट होता है, वो हमेशा एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि अपर राइपेरियन स्टेट अगर पानी को रोकेंगे तो लोअर राइपेरियन स्टेट को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अपर राइपेरियन स्टेट अगर कोई डैम, कैनाल, रिजर्वर वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहा है नदी में, तो लोअर राइपेरियन स्टेट का परमिशन लेना जरूरी है। फॉर मेकेदातु डैम कंट्रोवर्सी जो हुआ था ना कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर में, कर्नाटका ने मेकेदातु करके एक जगह में एक डैम बनाया। अब इसे तमिलनाडु खुश नहीं है, क्योंकि जितना आप डैम बनाओगे, कैनाल बनाओगे, रिजर्वर बनाओगे, उतना कम पानी मिलेगा तमिलनाडु को। ठीक है, ये सब मैं आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली अभी जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है दोस्तों, ये शुरू हुआ था 1974 में। एग्रीमेंट तो साइन हुआ था 150 साल पुराना पहले, पर ये जो डिस्प्यूट है ना, ये शुरू हुआ 1974 में, जब कर्नाटका पानी को डाइवर्ट करना शुरू किया तमिलनाडु के कंसेंट के बिना। देखिए ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, तो कावेरी ऐसे आता है। ठीक है, तो 1974 में कर्नाटका ने क्या किया, ऐसे पानी डाइवर्ट करना शुरू किया, कनाल वगैरह बना के, रिजर्व वगैरह बना के, तो तमिलनाडु को obvious सी बात है पानी कम मिलेगा। तो इस वजह से एक्चुअली ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। इसके बहुत सालों बाद कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1990 में। देखिए जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, इस तरह का
डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करने का एक प्रोविजन है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 262, कल मैंने आपको पूछा था आर्टिकल 262, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड इट टुक 17 years फॉर CWDT टू रीच ए फाइनल ऑर्डर इन 2007 विच आउटलाइन द शेयर ऑफ कावेरी वाटर अमंग द 4 राइपेरियन स्टेट्स। तो 2007 में सेंट्रल वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास किया और ये बताया कि कितना पानी किसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंसिडर किया गया कि कावेरी नदी में एक नॉर्मल ईयर मतलब जब नॉर्मल रेनफॉल होता है 740 TMC पानी रहेगा। अब ये 740 TMC पानी में कितना पानी तमिलनाडु को देना है, कितना कर्नाटका को देना है, कितना केरला को, कितना पुदुचेरी को, इस बारे में ऑलरेडी डिसीजन या अलोकेशन हुआ है। तमिलनाडु को 404.25, कर्नाटका 284.75, केरला 30 एंड पुदुचेरी 7, ठीक है। नाउ 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंच गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी को एज ए नेशनल एसेट डिक्लेयर किया और उन्होंने ये बोला कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो डिसीजन लेते हैं उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम होना चाहिए, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा इशू है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका जैसे बड़े स्टेट्स के बीच में इशू है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को आप एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को क्यों नहीं नोटिफाई करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, हम कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम शुरू करते हैं। ये जून 2018 में नोटिफाई हुआ एंड ये कावेरी मैनेजमेंट स्कीम के अंडर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बना, ठीक है। ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के बारे में आप आजकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो क्लियर है ना, आपका सारे डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बोला है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो चलता रहेगा दोस्तों, क्योंकि पानी की कमी होगी ना तभी ये प्रॉब्लम होता है। जो अच्छा खासा रेनफॉल होगा तो कोई इश्यू नहीं है, तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अभी पानी की कमी है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगला है चाइना डबल्स डाउन ऑन न्यू मैप टेल्स इंडिया टू कीप काम एंड नॉट टू ओवर इंटरप्रेट जीएस पेपर टू बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बायलैटरल रिलेशंस, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, चाइना का मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से स्टैंडर्ड मैप का 2023 एडिशन रिलीज हुआ है एंड अगेन चाइना इंडियन टेरिटरीज के ऊपर, ताइवान के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर अपना जो क्लेम है उसे रीइटरेट किया है। बेसिकली ये जो 2023 एडिशन ऑफ चाइना स्टैंडर्ड मैप जो रिलीज हुआ है ना, उसमें वो इंडियन टेरिटरीज को भी क्लेम कर रहा है, ताइवान को भी क्लेम कर रहा है, साउथ चाइना सी का लार्ज पार्ट को भी क्लेम कर रहा है। सबके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा शायद लास्ट अप्रैल में चाइना स्टैंडर्डाइज्ड ज्योग्राफिकल नेम्स का एक लिस्ट पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस को चाइनीज नाम दे दिया और उस रीजन को कहा ये जंगनान रीजन है, जो सथेन पार्ट ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में आता है। बेसिकली वो अपना मान लिया और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया में जो विलेजेस है उसे उनका नाम भी दे दिया और उस एरिया को जंगनान करके कहने लगा। पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाइना का इस अटेम्प्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट किया था और ये बोला अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा भी आगे, ठीक है। नाउ अक्साई चीन के बारे में बात करें, आपको पता होगा 1962 इंडो चाइना वार के टाइम पर चाइना ने इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था, अभी भी ऑक्यूपाई कर रहा है वैसे देखा जाएगा तो, और अपना एरिया मानते हैं, जबकि अक्साई चीन जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। पर ये जो मैप रिलीज हुआ है इसमें अक्साई चीन को अपना एरिया माना है और इवन अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को भी चाइना अपना माना है। और अगर साउथ चाइना सी की बात करें दोस्तों, साउथ चाइना सी का 9 क्लेम के बारे में आपने सुना होगा। वैसे साउथ चाइना सी से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री चाइना ही है, इसलिए चाइना का कहना यह है साउथ चाइना सी का मेजर पार्ट हमारा होना चाहिए। बेसिकली मरीन रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है वो उनका होना चाहिए करके उनका डिमांड है। और साउथ चाइना सी में चाइना का जो क्लेम है दोस्तों, इसे 9 क्लेम कहते हैं। 9 क्लेम, 9 क्लेम मतलब क्या है दोस्तों, चाइना ने जो मैप ड्रॉ किया ना वो 9 का था, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ड्रॉ किया और बोला ये डैश के अंदर जितना जगह आ रहा है ये हमारा है। पर ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बाकी जो लिटोरल कंट्रीज है लाइक मलेशिया, ब्रूने, फिलीपींस, वियतनाम, ये कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज का कहना यह है हमारा भी तो टेरिटोरियल सी है भाई, आप कैसे ये सारे एरिया को अपना मान रहा है। ऊपर से साउथ चाइना सी में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल, स्पार्टली आइलैंड्स एक्सेट्रा, ये सबके ऊपर कंट्रोल चाइना का है करके उनका क्लेम है। वैसे देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में आपने सुना होगा, हाई सीज को रेगुलेट करने का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है।
इसके हिसाब से देखा जाएगा तो चाइना का ये जो क्लेम है ना, ये बिल्कुल गलत है। पर चाइना एक रॉक स्टेट है, आपको पता होगा इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को वो कहाँ मानते हैं। तो चाइना का कहना यह है UNCLOS भाड़ में जाए, हमारा है, हम इसके लिए फाइट करेंगे। और वही चल रहा है, सालों से ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट चल रहा है दोस्तों। और चाइना अपना फाइटर शिप्स वगैरह भेजते रहते हैं बाकी कंट्रीज के साथ पंगा करने के लिए, ठीक है। पर अभी ये जो 2023 एडिशन जो स्टैंडर्ड मैप रिलीज हुआ ना, उसमें और एक एडिशन है दोस्तों, 9- क्लेम को उन्होंने बनाया है 10- क्लेम। अब ये 10- कहां से आया? देखिए मैंने आपको 9- तो इधर ड्रॉ करके दिखाया है कि नहीं। अब ये जो ताइवान है ना, इधर भी एक मैप ड्रॉ कर दिया भाई ने। अब ये 10- क्लेम हो गया और ताइवान को भी अपना माना है। और चाइना और ताइवान के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में आपको मालूम ही होगा, है कि नहीं। तो ये न्यूज़ है। तो इंडिया ऑब्वियस सी बात है उसको अपोज करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बोलेंगे, अक्साई चीन को अपना बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया तो अपोज करेंगे। तो इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जारी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बोला ऐसा आप नहीं कर सकते। जब हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये तो चाइना की गंदी बुरी आदत है, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। कुछ एरिया को अपना बोलने से वो अपना थोड़ी ना हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऑब्वियसली हमारा इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट है, वो हमारा ही रहेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब इंडिया की तरफ से आने लगा तो अभी चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को काम रहने के लिए और ओवर इंटरप्रेट नहीं करने के लिए। आप देखिए ये सब के ऊपर हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, चाइना के बारे में आपको पता ही है दोस्तों। और खास बात यह है, अभी ब्रिक्स समिट हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में थोड़ी बहुत डिस्कशंस वगैरह हुआ था। और अभी G20 भी होने वाला है। एक तरफ सब कुछ चल रहा है, रिलेशंस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ चल रहा है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, इस तरह के असर्टिव क्लेम्स करते रहते हैं, बेसिकली प्रवोक करने का या फिर क्रिप करने का काम है चाइना जो करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भी है, ये जो मैप उन्होंने रिलीज किया है इसलिए है, in order to strengthen map management, safeguard national sovereignty, security and development interest and promote the healthy development of the geographic information industry, blah blah blah। इसलिए मतलब blah 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 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसी तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बोलते रहते हेड्स ऑफ स्टेट्स जो है, और करते क्या है, पूरा गलत काम करते हैं और इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स रिलीज करेंगे। जो भी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 172 इंसिडेंट्स ऑफ सीजर्स ऑफ रेड सैंड बोआ रिकॉर्डेड फ्रॉम 2016 to 2021 WCS इंडिया रिपोर्ट। GS पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी एनिमल ट्रैफिकिंग में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये है रेड सैंड बोआ। इट्स ए टाइप ऑफ स्नेक जो आपको इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जैसे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में प्लेस्ड है दोस्तों ये जो रेड सैंड बोआ है। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी का मतलब ये हो गया इनका पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा है, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स डालने की जरूरत है। अब WCS इंडिया दैट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आया है। उनका कहना यह है दोस्तों इंडिया के अंदर रेड सैंड बोआ का इलीगल ट्रेडिंग हो रहा है, बेसिकली एनिमल ट्रैफिकिंग हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे इसका ट्रेडिंग क्यों हो रहा है, इन्हें कौन खरीदता है। देखिए दोस्तों हमारे देश के लोग जो है ना काफी सुपरस्टिशियस है। हम चांद तक पहुंच चुके हैं फिर भी देखिए इस तरह के सुपरस्टिशंस हम रखते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये जो रेड सैंड बोआ है उन्हें घर में रखने से फॉर्चून आएगा, है कि नहीं। और कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरह के सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज में यूज करने के लिए ना ये जो रेड सैंड बोआ है इनका यूज करते हैं। देखिए आपने तो सुना ही होगा जो स्टार टोटोइज है कि नहीं, स्टार टोटोइज, उसका भी इलीगल ट्रेडिंग होता है। कोई लोग ये सोचते हैं कि उसमें घर में रखने से आपको फॉर्चून मिल जाएगा। भाई ऐसे आपको फॉर्चून नहीं मिलेगा। जो भी फॉर्चून, जिनके पास भी फॉर्चून है उन्होंने वो फॉर्चून को कमाया है। इस तरह के बेचारे एनिमल्स को घर में रह के उन्हें परेशान करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर फॉर्चून चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपने वो मूवी देखा होगा ब्रूस ऑलमाइटी, उसमें गॉड आता है, मॉर्गन फ्रीमैन ब्रूस को कहता है, बेसिकली जिम कैरी को कहता है यू वांट टू सी ए मिरेकल सन, आप एक मिराकल देखना चाहते हो, बी द मिरेकल, आपको वो मिराकल बनना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के कुछ अगर आपके घर में या आपके आसपास में दोस्तों के घर में अगर ऐसे पेट इस तरह के बेचारे जीवियों को रखा है तो उन्हें समझाओ भाई ऐसा नहीं, आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत डिटरमाइन करेगा आपका जो लक है, फॉर्चून है, जो भी है। वापस टॉपिक पर आता है दोस्तों। देखिए तो इंडिया के अंदर इलीगल सैंड बोआ ट्रेड के बारे में एक रिपोर्ट आया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया का कहना यह है दोस्तों इलीगल सैंड बोआ ट्रेड वेयर डॉक्यूमेंटेड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी कवरिंग 87 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है महाराष्ट्र में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में। देखो, और ये इलीगल सैंड बोआ का साइंटिफिक नेम है एरिक्स जोनी। एरिक्स जोनी, ये समझ
लीजिएगा, जोनी एक एनिमल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं का ऑनर में ये एरिक्स जोनी करके इनका साइंटिफिक नेम रखा है। ठीक है, तो 2016 और 2021 के बीच में जितना रेड सैंड बोआ का ट्रैफिकिंग हुआ है इस बारे में रिपोर्ट पब्लिश किया है ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ऑफन फ्रॉम अर्बन एरियाज सच एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे, थाने, रायगढ़, मुंबई सबर्बन एक्सेट्रा। देखिए बात यह है ना, रूरल एरियाज में नहीं, अर्बन एरियाज में इस तरह के एक्टिविटीज देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो इस तरह के एनिमल्स को ऐसे पेट रखते हैं घर में फॉर्च्यून के लिए। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में भी है, और नेपाल के साथ जहाँ पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनता है, जैसे कि बहरीच डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खेरी, उन सब जगहों में इस तरह के ट्रेड देखने को मिला है दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं, रेड सैंड बोआ इज नाउ एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल स्पीशीज इन द इलीगल ट्रेड मार्केट ड्यू टू इट्स डिमांड इन द पेट ट्रेड एज वेल एज फॉर यूज इन ब्लैक मैजिक। ये मैंने आपको बताया, ब्लैक मैजिक के लिए, पेट ट्रेड के लिए इनका ट्रेड होता है। तो आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल स्पीशीज है दोस्तों ये जो रेड सैंड बोआ है। ठीक है, और क्या है रिपोर्ट में, देखिए, इन महाराष्ट्र द इंस्टेंसेस ऑफ सैंड बोआ ट्रैफिकिंग रिकॉर्डेड इन अर्बन एरियाज आर हायर दैन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा ये इस तरह के सुपरस्टिशियस एक्टिविटी में विश्वास रखते हैं, ये आपको समझना है। और ये ट्रेड कहाँ से होता है ना, फेसबुक, यूट्यूब जैसा सोशल मीडिया के थ्रू इनका इलीगल ट्रेड होता है। ऐसे चैनल से दोस्तों जो बताते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल है, आपको खरीदना है तो ये खरीदो, इसे घर में रखने से आपको फॉर्चून मिलेगा, आपको भाग्य मिलेगा, वो अगरम बगरम वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये WCS ने ये बोला है, यूट्यूब में 200 से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग वीडियोस देखने को मिला है जहाँ पे सैंड बोआस को फॉर सेल करके इन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस न्यूज के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे ये जो एनिमल ट्रैफिकिंग होता है ना दोस्तों, इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसे टैकल करने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वो है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसमें फोना एंड फ्लोरा दोनों कवर्ड है, प्लांट स्पीशीज भी है, एनिमल स्पीशीज भी है, क्योंकि दोनों का इलीगल ट्रेड होता है ना। तो उसे कॉम्बैट करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो है साइट्स। ठीक है, नाउ CITES was drafted as a result of resolution adopted in 1963 at a meeting of chambers of the International Union of Conservation of Nature। तो IUCN का जब एक मीटिंग हुआ था 1963 में, उससे ये साइट्स ड्राफ्ट हुआ था, बेसिकली कन्वेंशन ड्राफ्ट हुआ था। ठीक है, नाउ IUCN क्या है, इट इज ए मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान दीजिएगा, जो IUCN जिसके बारे में आप बार बार सुनते होंगे, IUCN का जो रेड लिस्ट है, थ्रेटेंड स्पीशीज है, और सबके बारे में, इसमें आपको गवर्नमेंट मेंबर्स भी देखने को मिलेगा एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस विद द नॉलेज एंड टूल्स दैट एनेबल ह्यूमन प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन टू टेक प्लेस टुगेदर। तो बेसिकली ये जो कन्वेंशन है, इसमें आपको ऐसे नॉलेज एंड ऐसे टूल्स देखने को मिलेगा जिससे ह्यूमन प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसके साथ साथ में नेचर का कंजर्वेशन भी हो। ऐसा नहीं बोला केवल नेचर को कंजर्व करो और कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मत करो, आप डेवलपमेंट भी करो, इकोनॉमिकली आप डेवलप हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर साथ साथ में नेचर को भी कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, साइट्स एंडेड इनटू फोर्स इन जुलाई 1975। अभी के हिसाब से 184 पार्टीज है दोस्तों, इंक्लूड कंट्रीज और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कंट्रीज भी मेंबर्स है, कुछ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि RCEP, मतलब एक एक रीजन में जब इस तरह एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करके मेंबरशिप बनते हैं ना अलग अलग कंट्रीज का, तो ये साइट्स में मेंबर्स है। नाउ एम क्या है, इट इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो वही है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हो भी सकता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ना, तो प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स का सर्वाइवल को वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा भी ट्रेड नहीं होना चाहिए जिससे उनका सर्वाइवेबिलिटी खत्म हो जाए। ये इंश्योर करना साइट्स का काम है। साइट्स को एडमिनिस्टर करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जेनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। मतलब साइट्स का सेक्रेटरीट जो है जेनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ये मैं बता रहा, ठीक है। नाउ साइट्स का सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सा है, वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द साइट्स, ठीक है। Although CITES is legally binding on the parties, it does not take the place of national laws। अब देखिए साइट्स जो है
जितने कंट्रीज ने राइटिफाई किया ना उनके लिए लीगली बाइंडिंग है। फिर भी अगर कंट्रीज ने अपना नेशनल लॉ बना के रखा है, जैसे कि इंडिया का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, है ना, 2002 का ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एक्ट में जो प्रोविजन है वही इंपॉर्टेंट होगा, पर साइट्स ने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है ना वो अपना नेशनल लॉज में इंक्लूड करना होगा, ताकि प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन हो, उनका इलीगल ट्रेडिंग ना हो। ठीक है, तो जब भी इलीगल ट्रैफिकिंग या इलीगल ट्रेडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आप न्यूज सुनते हैं तो आपको साइट्स को भी साथ साथ में पढ़ना होगा, विच इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, अगला है म्यूटिनस सोल्जर्स इन ग्याबोन से दे हैव आउस्टेड प्रेसिडेंट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। ग्याबोन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थर्न साइड में इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून एंड ईस्टर्न एंड साउथर्न साइड में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 3 कंट्रीज के साथ ग्याबोन अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है। एंड द वर्ल्ड फेमस लोपे नेशनल पार्क भी ग्याबोन में है, ध्यान दीजिएगा। ग्याबोन में रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुआ था, तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ ग्याबोन अली बोंगो ओंडिम्बा को फिर से विनर डिक्लेयर किया था। पिछले 55 साल से अली बोंगो ओंडिम्बा की जो फैमिली है वही पावर में रहा है दोस्तों ग्याबोन में, और इससे लोग खुश नहीं थे। ग्याबोन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इससे लोग खुश नहीं हैं। पर इलेक्शंस जब हुआ फिर से प्रेसिडेंट अली बोंगो ओंडिम्बा विनर निकला। इसके बाद वायलेंस शुरू हुआ दोस्तों ग्याबोन में, और ग्याबोन की जो मिलिट्री है उन्होंने मिलिट्री कू के थ्रू पावर को सीज किया है। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुआ था, सेम टाइम गनफेयर सुनाई दिया था ग्याबोन का कैपिटल लिब्रेविल से। इसके बाद ये मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुआ था। अटेम्प्ट में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, बस मिलिट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया है करके। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, ये 8th सक्सेसफुल मिलिट्री कू होगा जो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में हो रहा है 2020 से। आपको पता ही होगा दोस्तों 2020 से अब तक अगर आप देखोगे 7 मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुआ है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में। कौन कौन से कंट्रीज में है मैं आपको बताता हूं। एक तो माली में हुआ था, माली में तो 2 बार हुआ था। ठीक है, माली जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री उधर 2 बार हुआ था। बुर्किना फासो में भी 2 बार हुआ था। नाइजर में हुआ था। ठीक है, नाइजर में तो ऑलरेडी मिलिट्री रूल चल रहा है, बात आपको मालूम होगा। गिनी में हुआ था, इक्वेटोरियल गिनी जो है। ठीक है, फिर कहां पे हुआ था, कितना हो गया, 2 2 4 5 6। इसके अलावा सूडान में भी हुआ था। ठीक है, तो इतने मिलिट्री कू हो चुका है दोस्तों वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में 2020 से अब तक। तो ये 8वां मिलिट्री कू है जो ग्याबोन में हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आया था कि नाइजर एंड 2 अदर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे मिलिट्री जुंडास रूल कर रहा है, वैसे नहीं है ग्याबोन। ग्याबोन में ये जिहादी वायलेंस वगैरह कम देखने को मिलता है और रिलेटिवली स्टेबल है ग्याबोन जो है। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट आया था और इसी ग्याबोन में अब ये मिलिट्री कू हो रहा है। पर देखिए वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया था 40% ऑफ ग्याबोनीज यूथ जो है, बेसिकली 15 एंड 24 के बीच में जो लोग हैं, वो ग्याबोन से बाहर गया हुआ है काम के लिए, क्योंकि उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए कम है। ठीक है, ग्याबोन ओपेक ऑयल कार्टेल का एक मेंबर है, एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक मेंबर है। ठीक है, इनका प्रोडक्शन देखिए 1,81,000 बैरल्स है एक 1 डे में। ठीक है, 1 डे में 1,81,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल ये प्रोड्यूस करते हैं। 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है सब सहारन अफ्रीका में। 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो से थोड़ा सा छोटा है ग्याबोन जो है। ठीक है, जब मैं छोटा बोल रहा हूं साइज में नहीं, पॉपुलेशन में। ग्याबोन में जो पॉपुलेशन है ना, दैट इज स्लाइटली स्मॉलर देन यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो, इतना कम पॉपुलेशन है। ठीक है, नाउ ये जो प्रेसिडेंट है अली बोंगो ओंडिम्बा, उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ में काफी सारे एलिगेशंस रहा है। इनकी फैमिली ने तो पिछले 55 साल से ग्याबोन में रूल किया है और इनसे लोग जो है खुश नहीं हैं। सबसे मेजर एलिगेशन ये है दोस्तों, ये फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ इलीगल रिलेशंस मेंटेन करते हैं करके। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ग्याबोन जो है एक अर्स्टवेल फ्रेंच कॉलोनी है, तो जो कंट्री उन्हें सालों तक लूटा, एक्सप्लॉइट किया, कॉलोनी बना के रखा, उनके साथ अगर प्रेसिडेंट ही इलीगल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो काफी सारे लोग जो है ये मिलिट्री कू से खुश भी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे फ्रांस का करीब 400 सोल्जर्स ऑलरेडी ग्याबोन में है और उनकी तरफ से रिपोर्ट आया है, उन्होंने अभी तक अपना ऑपरेशंस वगैरह को चेंज नहीं किया है। देखिए बात यह है कि कोई कंफर्मेशन नहीं आया है एक्चुअली चेंज ऑफ पावर हुआ है नहीं हुआ है, जो भी। अगला है ग्लोबल फंड सिक्योर्स डील टू /HIV ट्रीटमेंट प्राइस, जीएस पेपर 2 हेल्थ, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में
ये न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले ग्लोबल फंड का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्लोबल फंड का पूरा नाम है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। ये तीनों एपिडेमिक्स का नाम जो है आप नोट कीजिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो ग्लोबल फंड कहते हैं इसे, पर इसका पूरा नाम है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फिनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है विच एम्स टू अट्रैक्ट, लिवरेज एंड इन्वेस्ट एडिशनल रिसोर्सेज टू एंड द एपिडेमिक्स ऑफ HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। सो बेसिकली HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया जैसे एपिडेमिक्स को खत्म करने के लिए काम करते हैं ये जो ग्लोबल फंड है। देखिए दोस्तों, अगर आपको डिसीजेस के खिलाफ में फाइट करना है, इस पे फंड्स की जरूरत है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये जो फंड्स है उसे अट्रैक्ट करना, लोगों से इन्वेस्ट करवाना, ये सब ये ग्लोबल फंड का काम है। तो इन्होंने एक फंड बनाया है जिससे ये तीनों एपिडेमिक्स को हम खत्म कर सके। ठीक है, नाउ and to support the attainment of sustainable development goals established by the United Nations। अब देखिए, एपिडेमिक्स को अगर आप खत्म करोगे, इट इज वन ऑफ द मेन स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको मालूम होगा, जिससे सारे कंट्रीज को अचीव करना है 2030 तक। ठीक है, जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है नंबर वाइज आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ ये ग्लोबल फंड का सेक्रेटरीट कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ऑपरेशन शुरू किया था जनवरी 2002 में। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है दोस्तों, ये ग्लोबल फंड के लिए इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड किया था माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू ये फंडिंग प्रोवाइड किया था। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट डोनर्स टू प्रोवाइड सीड मनी फॉर पार्टनरशिप। सीड मनी का मतलब होता है जो इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ना, उससे। ठीक है, नाउ न्यूज क्या आया है दोस्तों? ग्लोबल फंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्लोबल फंड अगस्त 30 को अनाउंस किया कि उन्होंने जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक डील साइन किया है, जिससे HIV के लिए जो ड्रग यूज होते हैं आजकल, उसका दाम जो है कम होगा और हम बहुत सारे पेशेंट्स को बचा पाएंगे। आजकल ये जो ड्रग है इसका कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर अब जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ग्लोबल फंड ने एक डील साइन किया है, जिससे ये ड्रग का दाम जो है 25% कम होगा। ठीक है, तो ये ड्रग का नाम क्या है? TLD नाम है दोस्तों। TLD का फुल फॉर्म है, इसमें बेसिकली 3 पिल्स है, 3 ड्रग्स है, तीनों को मिला के ये ड्रग बना हुआ है। तो ये तीनों ड्रग्स है टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट, लामीवुडाइन, डोलुटेग्राविर। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो ये तीनों जो ड्रग्स है ना, इसका एक 3-in-1 पिल आप बोल सकते हैं TLD, जिसका दाम आज की डेट में बहुत ज्यादा है, पर ग्लोबल फंड ने डील साइन करा के इस पिल का दाम जो है अंडर $45 तक लाया है दोस्तों, पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, तो $45 के नीचे होगा। अब ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि एड्स एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत सारे लाइफ्स लॉस हो रहा है एड्स की वजह से। अब एड्स का जो ड्रग है वो लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना भी ह्यूमंस रेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ग्लोबल फंड ने ये काम किया है, उन्होंने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील साइन किया है और 25% रिडक्शन लेके आया है। वैसे मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले ग्लोबल फंड ने ऑलरेडी रिड्यूस करवाया था, करीब 75% रिड्यूस करवाया था इन ड्रग्स का जो प्राइस है। अब जाके फिर से एक 25% रिडक्शन लेके आया है। ठीक है, वो न्यूज आया है। फाइनल न्यूज, कोरोनाग्राफ ऑफ आदित्य L1 will send 1440 images of sun a day GS पेपर टू स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, इसरो का आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने वाला है September 2 at 11:50 AM फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। ये बात आपको मालूम होगा। नो, आदित्य L1 मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली सन को स्टडी करना, ठीक है नहीं, वही मिशन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें एक प्राइमरी पेलोड यूज हो रहा है। बेसिकली सन का कोरोना को स्टडी करने के लिए एक VELC करके एक पेलोड यूज हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ठीक है, अब इसरो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है दोस्तों, ये जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, ये एक दिन 1440 इमेजेस भेजेंगे सन का, जिसे हम सन को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। और ये जो VELC है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ये डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज IIA, जो बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो VELC है, इट विल बी एबल टू ऑब्जर्व द कोरोना कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट 1, that is L1 of the sun earth system, which is about 1.5 million kilometers from the earth। क्या समझे? देखिए दोस्तों, ये मिशन का नाम ही आदित्य L1 है।
L1 क्यों है? L1 बेसिकली एक लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, बस आप अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए। सन का जो आउटरमोस्ट पार्ट है कोरोना, उसे आदित्य L1 का VELC ऑब्जर्व करेंगे लैग्रेंज पॉइंट 1 से, दैट इज L1 से, जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। वैसे सितंबर 2 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च तो होगा, फिर भी 100 से ज्यादा डेज लगने वाला है L1 तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और जो इंजन आदित्य L1 में यूज हो रहा है दोस्तों वो है LAM, लिक्विड अपोजी मोटर। अब ये इंजन का परफॉर्मेंस भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने आपको बोला L1 तक 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो आदित्य L1 का जो इंजन है उसे बीच में हाइबरनेशन मोड में लेके जाएंगे। जब अर्थ का इन्फ्लुएंस से बाहर जाएंगे, जब स्पेस से ये गुजर रहा होगा, तो ये लिक्विड अपोजी मोटर जो है उसे हाइबरनेशन मोड में लेके आएंगे। अब हाइबरनेशन मोड में लेके आने के बाद कई समय तक ये मतलब स्लीपिंग मोड में रहेंगे। इसके बाद इंजन को फिर से रीस्टार्ट भी तो करना है ना, तो ये रीस्टार्ट करने वाला जो प्रोसेस है ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये भी इसरो ने एक स्टेटमेंट के थ्रू बोला है। तो LAM मोटर्स को फिर से रीस्टार्ट करना एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस होने वाला, एक सिग्निफिकेंट स्टेप होने वाला है, ये भी इसरो ने बोला है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सन एंड अर्थ के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। लैग्रेंज पॉइंट नाम इसलिए दिया है दोस्तों, इसे एक्चुअली आइडेंटिफाई किया था जोसेफी लुइस लैग्रेंज करके एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है। वैसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो क्या है ये लैग्रेंज पॉइंट्स? दे आर पोजिशंस इन स्पेस where the gravitational forces of a two-body system like Sun and Earth produce enhanced regions of attraction and repulsion। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है हर एक सेलेस्टियल बॉडी जो है उसका एक ग्रेविटेशनल पुल रहता है, ठीक है। तो स्पेस में कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में आता है, जैसे कि सन एंड अर्थ के बीच में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहां पे दोनों का एनहांस्ड रीजन्स होगा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का। अब इस वजह से क्या होगा ना, ये जगहों को स्पेसक्राफ्ट यूज कर सकते हैं फॉर रिड्यूस्ड फ्यूल कंजप्शन। मतलब ना सन से ज्यादा अट्रैक्शन होगा या अर्थ से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, या दोनों से ज्यादा रिपल्शन भी नहीं होगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जैसा एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी रहता है ना, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन ये दोनों नहीं रहेगा। एकदम एक आप कह सकते हैं पीस एंड काम एरिया बोल सकते हैं आप। ऐसा एरिया है जहां पे हम फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा काम करवाने की जरूरत नहीं है, इंजन वगैरह आप ज्यादा बर्न करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक पोजीशन आपको मेंटेन करना है ना, वो इसी पॉइंट्स में ही आप कर सकते हैं। ये जो L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स है जिसे आप लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं, इसी पॉइंट्स में आप स्पेसक्राफ्ट को यूज कर सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स में क्या ना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा या ज्यादा रिपल्शन रहेगा, जिस वजह से आपको मोटर कंटिन्यूसली चलाना होगा, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे काउंटर करने के लिए। पर ये जो लैग्रेंज पॉइंट्स है ना, इधर आपको ज्यादा काम नहीं करवाना है इंजन से, क्योंकि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इधर, ठीक है। नाउ देयर आर 5 स्पेशल पॉइंट्स वेयर ए स्मॉल मास कैन ऑर्बिट इन ए कांस्टेंट पैटर्न विद 2 लार्जर मासेस। तो ऐसे 5 पॉइंट्स है जहां पे जो मशीन को आप भेज रहे हो या फिर जो स्पेसक्राफ्ट को भेज रहे हो वो एक कांस्टेंट पैटर्न फॉलो करेंगे, ज्यादा उसे कोई अट्रैक्ट नहीं करेंगे या रिपल नहीं करेंगे। सो द लैग्रेंज पॉइंट्स आर पोजीशंस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 लार्ज मासेस प्रिसाइसली इक्वल्स द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। तो देखिए आपको मालूम होगा एक सैटेलाइट जो है, ठीक है, एक सेलेस्टियल बॉडी को प्रॉपरली ऑर्बिट कब करते हैं, जब वो सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल और वो रोटेटिंग बॉडी का सेंट्रिपिटल फोर्स आपस में कैंसिल कर देते हैं, इक्वलाइज करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे इक्वलाइज करने का एक जगह है दोस्तों, कौन क्या, लैग्रेंज पॉइंट्स जो है, ये आप समझ लीजिएगा। तो बेसिकली हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है जो सन को स्टडी करने के लिए हम भेजेंगे, उसे हमें लैग्रेंज पॉइंट्स में ही रखना होगा। अब इसमें कौन सा लैग्रेंज पॉइंट में हम रखेंगे, हम तो रखने वाला है दोस्तों L1 में, लैग्रेंज पॉइंट 1 में, इसलिए आदित्य L1 नाम है। इतना क्लियर। नाउ ये 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में 3 अनस्टेबल है, 2 स्टेबल है। अनस्टेबल स्टेबल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों इधर मैंने प्रॉपर तरीके से नोट की, मतलब पॉइंट किया है ना, ये L4 L3 है। अब ये इतना प्रॉपर नहीं, ये चेंज भी हो सकता है। अब ये इसमें से 3 लैग्रेंज पॉइंट्स ऐसा है दोस्तों जो हमेशा चेंज होता रहेगा। मतलब स्पेसक्राफ्ट को आप इधर रखोगे, थोड़ी देर बाद आपको इस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैग्रेंज पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये लैग्रेंज पॉइंट्स में से 3 जो है अनस्टेबल है, पर 2 स्टेबल है। तो अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स कौन कौन सा है, L1, L2 एंड L3 है।
एंड स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट से L4 एंड L5। ठीक है, अब L4 एंड L5 कहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है L4 एंड ये है L5। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, ये L1 L2 एंड L3 जो है एक ही लाइन में है। तो ये L1 L2 एंड L3 में मैक्सिमम स्पेसक्राफ्ट का यूज होता है बेसिकली सन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नाउ L1 point of Earth Sun system affords an uninterrupted view of the sun and is currently home to Solar and Heliospheric Observatory satellite SOHO। तो SOHO करके ऑलरेडी एक स्पेसक्राफ्ट उधर है, नासा का है, सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। एंड L2 point of Earth Sun system was the home to WMAP स्पेसक्राफ्ट। WMAP करके स्पेसक्राफ्ट था, उधर रहता था, L2 पॉइंट में ये WMAP स्पेसक्राफ्ट रहता था। एंड करंटली प्लैंक करके एक स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों, वो L2 में है। ठीक है, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का फ्यूचर होम होने वाला है। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो हमारा कौन सा हबल टेलीस्कोप ना, उसको रिप्लेस करने के लिए नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजने वाला है, शायद भेज भी चुका है, एक बार कंफर्म कीजिएगा, मैं भूल गया। ठीक है, तो जो भी है आपको ये समझना है दोस्तों, L1 L2 एंड L3 इसे यूज करते हैं, मैक्सिमम L1 एंड L2 को यूज करते हैं, क्योंकि L1 जो है दोस्तों सबसे अच्छा व्यू देगा आपको कोरोना का, या फिर सन का अच्छा व्यू देगा L1। पर L1 अनस्टेबल है, वो चेंज होता रहेगा, इसलिए हमें हमारा ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग वगैरह करना पड़ेगा। इसलिए ये LAM का यूज है, ये जो लिक्विड अपोजी मोटर है, ये टाइम टू टाइम ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग करेंगे ताकि एक कांस्टेंट पैटर्न हम यूज कर पाएंगे। समझ रहे ना, बेसिकली सन को स्टडी करने के लिए। तो ये लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। ये आपको ध्यान रखना है, L1 एंड L2 जो है अनस्टेबल है, वेरास L1 L2 एंड L3 जो है अनस्टेबल है, वेरास L4 एंड L5 जो है स्टेबल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ऐसा लिखा रहेगा कि अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स में से अनस्टेबल है L1 L2 L3 एंड स्टेबल है L4 एंड L5। ट्रू और फॉल्स आपको लिखना होगा जो भी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।